गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 8 अक्टूबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की जो कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं उन आर्टिकल को जिनमें आज हमें डिस्कशन करना है और जिनके सभी एस्पेक्ट को आज के द हिंदू एनालिसिस सेशन में समझना है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद नहीं करना है, जो भी डाटा वेरी करते हैं सिर्फ आपको उन्हीं को याद करना है, बाकी आपको समझना है। यूपीएससी चाहती भी यही है कि आप किसी भी डाटा को वेरी करते हुए उसको समझें कि उसकी बेसिक नॉलेज क्या है। तो फ्रेंड्स यदि बात करें आर्टिकल्स की तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। यदि बात करें आज की द हिंदू बेस्ट जो आर्टिकल्स आए हुए हैं, सबसे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है गोरखालैंड स्टेट पे, क्योंकि पिछले भी महीनों से पिछले सालों से अगर बात करें तो गलत नहीं होगा, अपने में चर्चा में बना रहता है। और इंडिया और जापान के बीच कुछ मल्टीलैटरलिज्म समझौते हो रहे हैं, उस पर भी हम सभी को डिस्कस करना। साथ ही साथ एक नोबेल प्राइज रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है जिसमें हम लोग समझेंगे डीएनए स्निपिंग सीजर क्या है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ 441 एक डिटेल पेज का ही आर्टिकल है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है, उसको भी हम समझेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं उन सभी आर्टिकल को जिन पे हमें आज डिस्कशन करना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा आज का पहला आर्टिकल वो बेसिकली लिखा हुआ है कि जीजीएम डिमांड्स फॉर्मेशन ऑफ गोरखालैंड स्टेट। तो गोरखालैंड स्टेट की बनाने की फॉर्मेशन करने की बार बार डिमांड उठ रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि जैसे नागा अकॉर्ड है, नागालैंड भी एक सेपरेट स्टेट बनाने की बातें चलती है, उसी प्रकार गोरखालैंड स्टेट बनाने की भी बातें लगातार चलती रहती हैं। तो एट अ मीटिंग इन दिल्ली डेलीगेशन आल्सो डिमांड शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू 11th गोरखा सब कम्युनिटी। तो गोरखा सब कम्युनिटी के लिए अलग से शेड्यूल ट्राइब सब कुछ बनाने का, उसको अलग स्टेटस देने का बातें चली रही। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी एंड जीजीएम रेड्डी एंड वेडनेसडे मीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिमल गुरु फैक्शन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम एट नॉर्थ ब्लॉक द ग्रुप डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट फॉर गोरखालैंड कंपैरिजन दार्जिलिंग एंड एडजॉइनिंग हिल डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अच्छा देखिए, अगर हम बात करें इस गोरखालैंड स्टेट की, तो ये अपने आप में स्ट्रेटिकल, इसकी जो इम्पोर्टेंसी है वो स्ट्रेटेजिकल भी है और फिजिकल भी, कई फॉर्म में इसकी इम्पोर्टेंसी है। तो कहीं कहीं जो भी अगर डिसीजन लेने हैं तो बड़े ही बारीकी के साथ उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका बेसिक हिस्ट्री क्या है गोरखालैंड स्टेट का। फ्रेंड्स यदि हम बात करें आज के इस गोरखालैंड हिस्ट्री की, तो उसको आप बड़ी ध्यान से सुनते रहिए, आपका तैयार हो जाएगा। कि ऐतिहासिक रूप से दार्जिलिंग और उसके आसपास का तराई क्षेत्र तत्कालीन जो है किरात राज्य का हिस्सा था। इसके इतिहास की अगर बात करें, जिसे विजयपुर के नाम से जाना जाता था, और विजयपुर राज्य के विघटन के बाद इस क्षेत्र पर सिक्किम और भूटान का क्या हो गया, कब्जा। इसके बाद सिक्किम अधिराज्य की स्थापना होती है 1642 में। तब दार्जिलिंग जो है सिक्किम अधिराज्य का एक क्षेत्र हुआ करता था। सिक्किम क्या है, दार्जिलिंग का ही एक क्षेत्र हुआ करता था। और जब EIA यानी कि EIC जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में अपना पैर पसार रही थी, तो उसी समय हिमालयी क्षेत्र में गोरखा नामक जो अधिराज्य है, पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों को एकीकरण करके वो भी अपने राज्य का क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने आधिपत्य को लेकर आगे बढ़ रही थी, तो गोरखा स्टेट, गोरखा कम्युनिटी भी अपने छोटे मोटे प्रांतों को, छोटे मोटे स्थानों को कवर करते हुए एक अधिराज्य की तरफ बढ़ रही थी। सन 1780 में गोरखाओं ने सिक्किम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी भी शामिल थे। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है कि जब गोरखा ने उसको दार्जिलिंग को अधिकांश भागों को जब अपने राज्य में मिलाया, तो उसमें दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी भी क्या शामिल थे। जो सिलीगुड़ी है अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो गोरखाओं ने सिक्किम के पूर्वी छोर तीस्ता नदी तक उसके तराई भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों को गोरखाओं से बचाने में लग गए। और इसी तरह 1814 में गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच एंग्लो गोरखा युद्ध भी हुआ। आप सभी को याद होना चाहिए कि 1814 में गोरखाओं का और अंग्रेजों के बीच एंग्लो गोरखा युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में गोरखाओं की बुरी तरह हार हुई, और हार होने के फलस्वरूप 1815 में भी एक संधि हुई, और इस संधि को हम लोग सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं, जो अपने में लगातार हाईलाइट फॉर्म में चलती है, जिसमें नेपाल के और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जब सामने आते हैं तो भी सुगौली संधि का नाम आता है। तो सुगौली संधि हुई 1815 में गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच, जिसमें गोरखाओं की हार हुई थी। इस पे हस्ताक्षर करने पर मजबूर हो गए कौन, गोरखा। सुगौली संधि के अनुसार गोरखाओं का वह सारा क्षेत्र जो उसके कब्जे में था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको सौंपना पड़ा। और जिस गोरखाओं ने सिक्किम के राजा चोग्याल से जीता था, यानी सिक्किम के जो राजा थे जिनका नाम था चोग्याल, ये इसका बेसिक एस्पेक्ट है, वो चोग्याल से ये सब क्या किए थे, गोरखाओं ने सिक्किम राज्य को जीता था। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको हैंडओवर कर दिया। साथ ही साथ गोरखाओं की मेची से टेस्टा नदी के बीच सारे जो भूभाग हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें सौंपना पड़ा।
और बात करें बाद में 1870 में, तो तितालिया की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी गोरखाओं से लिए जो सारे भूभाग सिक्किम के राजा चोग्याल को वापस तो दिया और उनके राज्य की स्वाधीनता की गारंटी दी। यानी देखिए कितना बेहतर एस्पेक्ट है। सबसे पहले सिक्किम के राजा थे जो वो थे चोग्याल। कौन थे? चोग्याल से गोरखाओं ने उनके राज्य को लूट लिया या फिर छीन लिया युद्ध करके। इसके बाद उनके राज्य पे मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी स्टेट को छीन लेता है और छीन के फिर से चोग्याल राजा को हैंड ओवर कर देता है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। 1835 में सिक्किम के द्वारा 138 स्क्वायर मील भूमि जिसे दार्जिलिंग और कुछ क्षेत्र में शामिल थे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान में सौंपा गया। इस तरह दार्जिलिंग 1835 में बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो गोरखा जो लैंड है बेसिकली दार्जिलिंग जो है 1835 में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा भी हो गया। और नवंबर 1864 में भूटान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सिचुरा संधि हुई जिसमें बंगाल डुआर्स जो असल में कूच बिहार के राज्य के हिस्से थे, इसे युद्ध में भूटान ने कूच बिहार से जीत लिया था। उसी के साथ साथ भूटान के कुछ पहाड़ी क्षेत्र और कंपी कालिम्पोंग को सिंचुला जो संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। तो ये देखिए जो एस्पेक्ट है यहाँ से यहाँ तक वो आपको कहीं ना कहीं डाटा इसके वेरी करते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और याद करते तो बेसिक नॉलेज में बेहतर ही इंप्रूवमेंट होता है। बात करें 1861 को, तो उससे पहले जो है 1870 से लेकर 1874 तक दार्जिलिंग जो जिला है एक अविनियमित नॉन रेगुलेटेड एरिया था जहां अंग्रेजों के नियम और कानून देश के दूसरे हिस्सों की तरह वहां पे लागू नहीं होते थे जब तक कि विशेष रूप से लागू नहीं किया जाता था। और 1862 से 1870 के बीच इसे विनियमित यानी रेगुलेटेड समझा जाता रहा और उसको मतलब कि जो भी सिस्टम होते रहे उसमें बातें होती रही। 1861 से पहले 1870 से 1874 तक दार्जिलिंग जिला जो है हम सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। और यदि बात करें इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो भारत की जो आज़ादी है यानी अगर थोड़ा सा इसको और भी समझें बात को कि अगर 1862 से 1870 की बात करें तो इसे विनियमित समझा जाता रहा और 1874 में अविनियमित अनरेगुलेटेड क्षेत्र से हटाकर इसे अनुसूचित जिला यानी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया और 1919 में इसे बैकवर्ड ट्रैक्ट कर दिया गया। और 1935 से लेकर भारत की आज़ादी तक यह क्षेत्र जो है आंशिक रूप से बाहरी क्षेत्र यानी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहलाया। और भारत की आज़ादी के बाद यानी 1954 में कानून पास किया गया द ऑब्जर्व्ड एरियाज़ कानून 1954 का, जिसके अंतर्गत दार्जिलिंग और इसके साथ के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया है। तो आपको समझना हम पड़ेगा जो गोरखा कम्युनिटी तो बेसिकली आपको जो ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट हैं बेसिकली जो गोरखा की हिस्ट्री के बारे में तो वो आपको तैयार हो गए होंगे। उम्मीद है आप इसको रिपीट करके भी एक बार देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट हुआ लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको ध्यान सुनते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। तो ये रहे गोरखा स्टेट का बेसिक हिस्ट्री। और वर्तमान की बात करें गोरखा जो स्टेट है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है इंडिया जापान फाइनलाइज टेक्स्ट ऑफ फैक्ट फॉर इंडिया इन 5G। तो इंडिया और जापान के बीच जो समझौते हो रहे हैं मल्टीलेटरिज्म जो है बायलेटरल जो समझौते हो रहे हैं उसमें अंतर्गत आपका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G पे बेसिकली बातें चल रही हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच बार बार लगातार डिस्प्यूट बहुत ही समय से बने हुए हैं, इस समय और ज़्यादा बने हुए हैं। तो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट के चलते हम इस बात से नकार नहीं सकते कि जो चाइना है अपने आप में टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है। तो चाइना क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंट्री है और सभी देश लगभग जितने भी देश हैं उसको काउंटर करने में लगे हुए हैं। अगर बात करें बेसिकली क्वाड की तो क्वाड में जो भी देश हैं वो काउंटर करने में उसको लगे हुए हैं और उसके हर सिस्टम को जैसे आपकी हुआवी जो कंपनी है उसको अमेरिका में बंद किया गया और कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इंडिया ने भी अब की बार जो है जापान से ही मतलब कि बेसिकली अगर 5G 4G नेटवर्क की बात करें तो उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा साथ रहा। 5G नेटवर्क में चाइना का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। साथ ही साथ बात करें अब जो 5G नेटवर्क का जो सिस्टम बनने वाला है वो बेसिकली अब जापान के द्वारा फाइनलाइज होगा। तो इंडिया और जापान की यदि बात करें तो ऑन वेडनेसडे वेलकम टू द फाइनलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट विल बी प्रमोट कोऑपरेशन इन की एरिया सच एज 5G नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो साइबर सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट है इंडिया और जापान के बीच ये हो रहा है और जिसके अंतर्गत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क की मुख्य रूप से बातें
चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके जितनी भी एस्पेक्ट है, जैसे कि अगर बात करें ये जो बातें, ये जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो आपको याद रखना होगा। जैसे कि अनाउंसमेंट ऑन एग्रीमेंट फॉलोड द 13th इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्ट्री स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन। तो जो 13वां जो इंडिया और जापान के फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रियों के द्वारा जो इसका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है किसी किसी के बीच, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, जैसे भारत के जो हैं एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर, और जो जापान के एक्सटर्नल बेसिकली मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटजिक डायलॉग चल रहा है। 13वां स्ट्रेटजिक विदेश मंत्रालय के तौर पे बातें वार्ता चल रही है। और ये जो वार्ता है बेसिकली कहाँ हो रही है, टोक्यो में हो रही है। कहाँ हो रही है, टोक्यो में हो रही है। तो आपको याद रखना होगा कि जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और जो चाइना के हैं इसके लिए ये मोटेगी तोशिमित्सु, और ये मीटिंग कहाँ हो रही है, वो हो रही है टोक्यो में। तो इन दोनों के बीच इस बेसिकली साइबर सिक्योरिटी पे एग्रीमेंट हो रहा है और फाइनलाइज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि मेकर्स ऑफ जीन सीजर्स विन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज़ का जो केमिस्ट्री में अवार्ड बेसिकली दिया गया है, तो सबसे पहले आपको डाटा जो वेरी करता है वो ये है कि आपको याद रखना होगा किसको किसको दिया गया है। तो जेनिफर दोदना लेफ्ट में है, आप देख पा रहे होंगे, और इमैनुअल और चार्पेंटियर, इन दोनों को बेसिकली केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होता है। और ये किस में दिया जा रहा है, इन्होंने जीन सीजर्स बनाया है। क्या बनाया, जीन सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है आपका कैंची। तो जीन्स की कैंची अर्थात अगर आप बात करें फ्रेंच अमेरिकन, यानी कि ये बेसिकली दोनों जो साइंटिस्ट हैं एक प्रकार से बोले, एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है, जो डेवलप्ड क्रिस्पर Cas9 टू एडिट द DNA विथ प्रिसीजन। तो जो फ्रेंच और अमेरिका के जो दोनों वैज्ञानिक हैं उन्होंने डेवलप किया हुआ है क्रिस्पर Cas9 एक टूल, एक ऐसा टूल डेवलप किया हुआ है जो कि एडिट कर सकता है इसको, DNA को क्या कर सकता है, DNA को एडिट कर सकता है। तो इमैनुअल चार्पेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर दोदना ऑफ US on Wednesday won the Nobel Chemistry Prize for the gene editing technique known as the CRISPR Cas9 DNA snipping seizure। तो DNA स्निपिंग सीजर ही है। देखिए DNA को एडिट करना, DNA को रिपेयर करना बेसिकली इसका एक प्रमुख कार्य है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, इन दोनों को काट दिया गया और काट के फिर इन दोनों को अटैच कर दिया गया और एक नई वस्तु बना दी गई। या फिर काटने के बाद इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिपेयर कर सकते हैं, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सॉरी जो आपका DNA मॉडल होता है, तो DNA के कुछ पार्ट्स को आप निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, और काट के उन दोनों को जोड़ के कुछ तीसरा प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर उसमें रिपेयर कर सकते हैं, या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप किया हुआ है और इसी टेक्नोलॉजी को बेसिकली CRISPR Cas9 टूल के नाम से जाना जाता है। और इसी के लिए बेसिकली इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली कैंसर जैसे एक बड़े बीमारी को डील करने के लिए काम आएगी। तो यूजिंग द टूल रिसर्चर्स कैन DNA snipping seizure the first time a Nobel Science Prize has gone to a women only team। तो ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है फर्स्ट टाइम है वुमेन को दिया जा रहा है, जिसमें और यूजिंग द टूल्स रिसर्च अर्न्स कैन चेंज द DNA ऑफ एनिमल्स। अगर इस टूल का हम यूज करते हैं तो वो DNA एनिमल्स के DNA को चेंज कर सकते हैं, प्लांट को DNA को चेंज कर सकते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जिसमें भी सेल होती है उनकी DNA को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हैज़ अ रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ साइंसेज इज कंट्रीब्यूटिंग टू न्यू कैंसर थेरेपीज एंड मे मेक द ड्रीम क्योरिंग इनहेरिटेड डिजीजर कम ट्रू। तो सबसे पहले आपको 2-3 एस्पेक्ट याद रखना होगा कि किसको किसको दिया गया है। तो चार्पेंटियर जो कि 51 साल की हैं, और जो डुडना जो कि 56 साल के हैं, इन दोनों लोगों को दिया जा रहा है। एक फ्रेंच के हैं और एक बेसिकली अमेरिका की हैं। तो इन दोनों को बेसिकली एक केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है उनको CRISPR Cas9 टूल बनाने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो टूल है DNA एडिटिंग में बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगी, जिससे कैंसर जैसे घातक बीमारी के इलाज में भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, बात करें इसकी, तो इसमें लिखा हुआ है 4 for 1 यानी 4 के लिए 1। बेसिकली बात की जा रही है क्वाड की, किसकी बात कर रही है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग की बात की जा रही है। क्वाड जो है आप समझते हो G20 जो कंट्री है उसमें 4 देशों ने
आपस में चाइना को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। तो इस क्वाड के पे क्वेश्चन भी अब की बार प्रीलिम्स में देखने को मिला है कि जो G20 के जो 4 सदस्य हैं उनका नाम क्या है जो क्वाड में सम्मिलित हैं। बेसिकली ऐसे नहीं आया था, किसी और फॉर्म में क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी आप उसको समझ सकते हैं। तो वॉट एवर द बेनिफिट ऑफ क्वाड, इंडिया शुड नॉट बी लेड बाय द US ऑन रीजनल इनिशिएटिव। तो क्वाड का जो फॉर्मेशन है USA के द्वारा अगर बात करें तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। विद द सेकेंड मीटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट। तो क्वाड में जो कंट्रीज़ का नाम है वो बेसिकली इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश हैं। इनका मीटिंग अभी हाल ही में हुई है। क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटजी डायलॉग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन टोक्यो, बिल्कुल आप अभी जस्ट वाले आर्टिकल में पढ़े हैं। तो मंगलवार को ये टोक्यो में हुई। द क्वाड हैज इंटर्ड टू रिसीव फेस द मिनिस्टर हु हैड लॉस्ट द मीट एट द UN जनरल असेंबली मेड बाय द कंसिडरिंग पुश अ होल्ड ऑन मीटिंग डिस्पाइट द COVID-19 पेंडेमिक इन द डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर सीक्रेसी। देखिए अगर बात करें इस पूरे आर्टिकल की निचोड़ की, तो देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है कभी भी किसी का मतलब कि गलत नहीं, मतलब उसकी इच्छा किसी के प्रति गलत उसकी भावनाएं नहीं रहती हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे मान लीजिए इंडिया का जो सिस्टम है और चाइना के द्वारा बार बार जो यहाँ पे उसकी अटैक बार बार डिस्प्यूट बना हुआ है, तो चाइना का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ये अपने आप में जायज़ बात है। और चाइना हमेशा इंडिया को काउंटर करने का प्रयास भी करता है। इसके तहत वो अनेक देशों के साथ मिलकर चाइना जो है इंडिया को काउंटर करना चाहता है। लेकिन इंडिया के पास भी ऐसा चांस है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ मिल के वो चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन कहा जा रहा है इसमें कि क्वाड के साथ साथ क्वाड में जो मुद्दे हैं वो चाइना को काउंटर करने के साथ साथ कुछ प्रमुख एस्पेक्ट, जैसे आपका जो भी सिस्टम है, जैसे कि आपका पेंडेमिक हो गया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो गई, और भी बहुत सारे मुद्दे हो गए, इनको भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 441 बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम डील कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें मल्टीलेटरलिज्म वाली बात को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हमें मल्टीलेटरलिज्म की जो हमारा सिस्टम है, बहुपक्षीय जो हमारा मतलब नीति रही, जो पॉलिसी रही, उसको भी मेंटेन करते हुए ही चलना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने की बात की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में आपका बेसिकली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक प्लेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इंडेफिनिटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस पॉलिटिकल इश्यू को अगर हम छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो शाहीन बाग में दंगा हुआ था, बेसिकली उस पर ये आर्टिकल संभावित है। ब्लॉकिंग ऑफ रोड बाय द शाहीन बाग प्रोटेस्टर अनएक्सेप्टेबल। तो प्रोटेस्ट करना अब गलत काम नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के अंतर्गत आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे के राइट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये भी एक एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ दिया गया है, क्योंकि प्रोटेस्टर वो बेसिकली उनकी जो रोड को ब्लॉक किया गया था वो बेसिकली मतलब कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो डेमोक्रेसी एंड द डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट देन द डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी इन डिजाइंड प्लेस्ड alone. The present case was not even one of the protest taking the place in an undesigned area, but has a blockage of public way which caused to give inconvenience of commuters. तो fundamental rights do not live in isolation. The right to protester has to be balanced with the right of commuter. They have to coexist in mutual respect. तो बेसिकली इसमें कितनी अच्छी बातें कही जा रही है कि आपको अपने राइट के लिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे के राइट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो भी प्रोटेक्ट करना है वो आपको बैलेंसिंग सिस्टम में करना है। तो जो बैलेंस को करना है, जो आपको प्रोटेक्ट करना है वो बैलेंस मोड में ही होना चाहिए। क्योंकि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपने रोड को ब्लॉक कर दिया, तो अनेक लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अनेक प्रकार की समस्याओं को देखने को वहाँ पे शाहीन बाग जैसे दंगों में देखने को मिली। तो ये बेसिकली अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप अपने इंटरेस्ट को कर सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आप दूसरे के इंटरेस्ट को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन गोरखालैंड स्टेट अबाउट 100 वर्ड्स में। तो आप सभी लोग गोरखालैंड स्टेट पे 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए आइस पॉइंट के बेस्ट यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।